जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 के लिए हम लोग ओरिजिनल पेपर पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर को हल कर रहे थे। जी हाँ साथियों, आज हम लोगों का मॉडल टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक इस क्लास में आपको बने रहना है और हर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हडसन, टेम्स, राइन, पोटोमेक। तो लंदन से होकर बहती है कौन सी नदी? टेम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हडसन याद रखना न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। ये साथियों अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राइन नदी दोस्तों जर्मनी से होकर बहती है। और पोटोमेक नदी अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये वाशिंगटन से होकर दोस्तों बहने वाली नदी का नाम है। चलो अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अगरतला, शिलोंग, ईटानगर, दिसपुर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगरतला दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और भारतीय राज्य मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलोंग याद रखना। और भारतीय राज्य असम की राजधानी दिसपुर है। तो जिन साथियों का सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ साथियों, आंसर बताना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? तो साथियों ये नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों किस राज्य में है? तो याद रखना ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। और इस बांध की जो नींव है दोस्तों 1961 में तात्कालिक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में, है ना। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में दोस्तों याद रखना ये 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। साथियों एग्जाम में ये पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों याद रखना लॉर्ड डफरिन के समय, है ना। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसएसआर, है ना दोस्तों, यूएसएसआर देश के संविधान से लिया गया। ये किस देश को कहते हैं साथियों? यूएसएसआर रूस देश का नाम है, याद रखना। तो रूस के संविधान से लिया गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य याद रखना औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलो बात करते हैं साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से लेकर तो याद रखना 1961 ईस्वी तक थी। और साथियों एग्जाम में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी एग्जाम में पूछता है, किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महाल नोबिस, याद रखना पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर ये आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो पहली जनगणना का आयोजन भारत में 1872 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एग्जाम में ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन कब किया गया था,
क्योंकि 1872 के टाइम भारत आजाद नहीं था। तो याद रखना साथियों, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, जिसमें बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, भारतीय राज्य असम का लोक नृत्य है बिहू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। साथियों याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का है ना प्रमुख नृत्य जो एग्जाम के अंदर पूछता है साथियों, मुखौटा नृत्य। ठीक ना, ये इसका नाम याद रखना, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। और उड़ीसा से आपको याद रखना दोस्तों, ओडिसी नृत्य का संबंध है। और उसके बाद में हरियाणा का एक फेमस नृत्य है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया, सांग नृत्य का नाम आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम रिक्टर स्केल है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश गंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं हम लोग, इसका आकार कैसा है? तो साथियों, आकाश गंगा का आकार अगर एग्जाम में पूछे, सर्पिलाकार आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दमदार प्रश्न है, 1925 में दोस्तों केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष 1925 में विठल भाई पटेल का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। हैदर अली कहां का शासक था? दमदार प्रश्न अगला वाला याद रखना, जो हैदर अली था दोस्तों यह मैसूर का शासक था, यानी कि सी वाला बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? है ना, विक्रमोर्व सीयम, रघुवंशम, नीतिसार, अभिज्ञान शकुंतलम। तो साथियों इनमें से याद रखना, नीतिसार कालिदास की रचना नहीं है, बाकी जो तीन हैं ये कालिदास की रचना है। साथियों याद रखना, ये जो नीतिसार है इसके रचयिता कामंदक है ना, याद रखना कामंदक इसके रचयिता थे। बाकी कालिदास के तीनों आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो साथियों बताइएगा कि मगध की राजधानी क्या थी? तो साथियों राजगीर, राजगीर थी मगध की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों जो खाने वाला सामान्य नमक होता है इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आईएमपी वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया था दमित्री मेंडलीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों न्यूटन के द्वारा है ना गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को खोजा गया था, और डाल्टन ने दोस्तों क्या किया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा तो सिरके में पाया जाता है। और याद रखिएगा जो टार्टरिक अम्ल है ये साथियों किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए दोस्तों जिस विटामिन का मतलब है उसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी है तो साथियों रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों याद रखना बेरी बेरी रोग होता है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। जी हाँ साथियों, आगे बात करें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ये प्रश्न दमदार है। तो साथियों राना टिग्रीना याद रखना एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, है ना, किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो साथियों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस याद रखिएगा ये सरसों का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी ग्रह का वो क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद होता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसकी स्थापना एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व की स्थापना 1955 में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो साथियों जब कार मोड़ लेती है तो जो बल है जिसकी वजह से हम बाहर की ओर हमें धक्का लगता है उस बल का नाम अपकेंद्री बल है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को याद रखना विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा किया जाता है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो फोटो सेल होता है दोस्तों, है ना, एग्जाम में पूछता है फोटो सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर अगर एग्जाम में पूछ ले तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बैटरी दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो साथियों भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये कब हुई थी? तो साथियों 3 दिसंबर, है ना, याद रखना 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों भोपाल में एक भयानक गैस त्रासदी हुई थी। और उसमें याद रखना दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे साथियों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र याद रखना NaCl है। NaCl ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों HCl इसका रासायनिक नाम है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है ना। KOH का रासायनिक नाम याद रखना दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH की बात करें दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है जिसमें मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो साथियों मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? तो साथियों याद रखना यहां पर मैं आपको बता दूं जो सोना है, जहां दोस्तों सोना का लैटिन नाम है ना, सोना का लैटिन नाम औरम है। और सोना का प्रतीक दोस्तों AU आपको याद रखना है। और इसका परमाणु क्रमांक अगर एग्जाम में पूछे सोना का 79 है। चलो अगला प्रश्न है जिसमें कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न से दोस्तों गणित रीजनिंग बिल्कुल जीरो से अच्छे तरीके से समझेगा। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दिया है और उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जब उनमें एक संख्या 25 है। तो साथियों लघुत्तम महत्तम में एक लॉजिक याद रखना कि दो संख्याओं में अगर पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या से करे तो बराबर उनका LCM गुना उनका HCF।
ये वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन में एक संख्या 25 दिया तो माना पहली संख्या 25 है और दूसरी लाना तो दूसरी का मान लेके आएंगे। एलसीएम का मान हम रखेंगे, एलसीएम दिया 225 या साथियों एचसीएफ दिया कितना 5। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या का मान लाना है। 225 गुना 5 और गुना का 25 इधर भाग में आ जाएगा। 5 का भाग देंगे 25 में, 50 25 और 5 का भाग ऊपर देंगे। यहाँ पर 225 में 5 का 20 और 2 बचा 50 25 45। प्यारे साथियों दूसरी संख्या कौन सी है, तो 45 हो जाएगी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है गुणनफल, है ना, 2153 गुना 167 का इकाई अंक क्या होगा। तो साथियों जब भी इस प्रकार का गुणनफल आता है एग्जाम में और इकाई अंक पूछे तो इस संख्या में इकाई अंक 3 है और इस संख्या में 7 है, तो 7 और 3 का गुना कर लेना 21 आएगा और 21 में इकाई अंक कितना है दोस्तों 1। तो बिल्कुल इस प्रश्न का इकाई अंक 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजय और सुजय समान दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे के अंत में वे कितने किलोमीटर दूर होंगे। साथियों याद रखना जब दो चालें समान दिशा में हो, समान दिशा का मतलब होता है प्यारे साथियों एक ही दिशा में दो चालें हो, तो याद रखना ऐसे में हमें सापेक्ष चाल बनानी होती है। सेम डायरेक्शन में होता क्या है दोस्तों, चालें घट जाती है। मतलब 4.0 में से आपको घटाना है 3.5 को, तो यहाँ पर 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल बनेगी। अब 4 घंटे में कितने किलोमीटर दूर होंगे, मतलब हमसे दूरी पूछा और दूरी का जो फार्मूला होता है चाल गुना समय होता है। करे साथियों प्रश्न में चाल कौन सी रखोगे, अब सापेक्ष चाल 0.5 गुना समय दिया है 4 घंटे। साथियों 5 गुना 4 करेंगे 20 और दशमलव से 0 कट जाएगा तो बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में रहेगी। आप कहेंगे सर सी वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 परिणामों का औसत 52 है, यदि प्रथम 8 परिणामों का औसत 56 है और अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है तो 8वें परिणाम का मान क्या होगा। तो साथियों औसत के केस में आपको एक योग का फॉर्मूला समझना। योग जो होता है आंकड़ों का औसत गुना आंकड़ों की संख्या, औसत गुना संख्या करते तो योग आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 15 ही परिणामों का योग निकालेंगे। 15 गुना करेंगे 52 तो योग बनेगा 15 दूनी 30 कैरी 3 15 75 और 3 78 780 योग बना 15 परिणामों का। इन्हीं 15 परिणामों में दोस्तों प्रथम 8 का औसत दिया है, फिर 8 का योग लाने के लिए औसत गुना आंकड़ों की संख्या, इनका गुना करेंगे तो 8 छंग 48 कैरी 4 8 एपन 40 और 4 44। प्यारे साथियों यहाँ पर इन आठों का योग हमारे पास आ चुका है और अंतिम 8 का भी औसत दिया तो पुनः अंतिम 8 का भी योग लाने के लिए 8 गुना इनके औसत से गुना करेंगे तो 8 एपन 40 8 एपन 40 4 44 440। अब साथियों अगर मैं ये 8 परिणामों का योग और अगले 8 परिणामों का योग जोड़ूं तो आप कहेंगे सर 448 प्लस हमें करना होगा 440, तो ये टोटल 16 परिणामों का योग बन जाएगा। 0 8 8 होगा, 4 में 4 जोड़ा 8 होगा और 4 में 4 जोड़ा 8 होगा, तो ये 16 परिणामों का। इसमें दोस्तों हुआ क्या, 8वां परिणाम डबल काउंट हुआ। तो आपको क्या करना है, 16 परिणामों में से क्या करना है, 15 परिणामों का योग घटा देना है 780 को। तो ये जो 8वां परिणाम डबल काउंट हुआ एक बार बच जाएगा। 8 में 0 गया 8 बचा, 8 में 7 गया 0 और 8 में 7 गया 1, 108 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो बात करते अगले प्रश्न की। इसमें धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते। साथियों जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे, है ना, केवल 9 घंटे लगते। धारा की गति बताओ। देखो पहले तो प्रश्न बात कर रहा है धारा के प्रतिकूल, तो साथियों हम क्या करेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल लेके आएंगे
और चाल का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो धारा के प्रतिकूल चाल लेके आ जाएंगे दोस्तों। दूरी दिया 144 और समय दिया यहाँ पर 12, तो बिल्कुल 12 का भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल चाल आ जाएगी। जबकि दोस्तों आपको क्या करना, धारा के अनुकूल चाल बना लेना है। इसी प्रकार धारा के अनुकूल चाल बना लेना है, और धारा का अनुकूल चाल भी क्या होगी, दूरी बटे समय। समान दूरी है, समान दूरी है मतलब 144 किलोमीटर की दूरी है और 9 घंटे का समय लगता है। 9 का भाग देंगे, चाल आ जाएगी 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छके 54, 16 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों चालें आ गई। अब साथियों जब प्रतिकूल चाल हमारे पास हो और उसके बाद अनुकूल चाल भी ज्ञात हो, ऐसे में आपको धारा की गति लाना है। तो साथियों क्या करते, जो धारा के अनुकूल चाल है उसमें से धारा के प्रतिकूल चाल को घटाना और 2 का भाग लगा देना, तो धारा की गति आ जाएगी। 16 में से 12 गया, 4 बचा, 4 में 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा 2 बार, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 3 अंकों की एक संख्या है 7x6, ये 11 से विभाजित है तो x का मान बताना है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे करना है, ऑप्शन से समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमें x की जगह 2 रख लेना है, मैं बी वाला ऑप्शन रख के देखता हूं, 7, उसके बाद x की जगह 2 लिया फिर 6 लिया, तो साथियों ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। तो 11 चंग 66, आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 बचा और फिर 66 हो गए, तो बिल्कुल 11 चंग 66, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्वेश्चन ने यही कहा था ना x का मान बताओ, तो 2 ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यानपूर्वक समझना, एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। प्यारे साथियों देखो, एक छात्र था जिसने 25% नंबर लाया और 15 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं 25% में 15 नंबर और जोड़ दूं तो 25% नंबर ये और 15 नंबर जिनसे वो फेल हुआ, न्यूनतम वो पास हो जाएगा। एक अन्य छात्र था जो 75% अंक प्राप्त करता है। साथियों दूसरा एक छात्र और है, 75% नंबर प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण मानक प्रतिशत से 35% अधिक प्राप्त करता है। अब 75% में से अगर मैं 35% को घटा दूं तो ये उसने अधिक प्राप्त किया था, न्यूनतम वो भी पास हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर। अब परसेंटेज को साइड में करेंगे, बराबर में ये 15 लिखा रहने देते, ये 75% माइनस का 35% और माइनस का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 25 माइनस का 25%। तो यहाँ पर 75 में से दोनों को जोड़ के घटा लेना है। या साथियों 60% घट जाएगा 75% में से, तो बिल्कुल आपके पास बच जाएगा 15%। और हमारे पास 15% का मान आ चुका है, संख्यात्मक 15। तो 1% का मान क्या होगा, तो साथियों 15 में 15 का भाग दिया, 1% का मान 1 ही होगा। अधिकतम संभव अंक ज्ञात करना है। तो अधिकतम जो अंक होते साथियों संभव अंक, वो अपने आप में 100% होते, तो बिल्कुल 1% का मान 1 में 100 का गुना करेंगे, 100% का मान आ जाएगा 100 अंक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण बराबर कोणों के योगफल का 5 गुना है तो प्रत्येक बराबर कोण क्या है। साथियों समद्विबाहु त्रिभुज, सबका ध्यान इधर, सभी साथी 0 से समझे। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मान लो ये भुजा x है तो ये भी x होगी। तो ये कहा प्रश्न ने कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण बराबर कोणों के योगफल का, साथियों जो 2 भुजाएं बराबर होती है उनके सामने के ये दोनों कोण भी बराबर होते, ये कोण x डिग्री तो ये भी x डिग्री, तो ये जो तीसरा कोण है दोनों कोणों के, है ना, यदि असमान कोण, दो तो समान है एक असमान है, तो ये जो असमान कोण रहेगा दोनों कोणों के योगफल का 5 गुना रहेगा। तो एक कोण तो x माना, दूसरा भी x माना, क्योंकि बराबर थे तो ये दोनों का योग तो 2x हुआ और 2x में 5 का गुना करेंगे
तो 2 पंज 10x, 5 गुना हो जाएगा 10x, तो असमान कोण हो जाएगा 10x। अब प्यारे साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक बराबर कोण का मान पता करना है। तो साथियों हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 10x, 1x और अगला 1x, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 10x, 11x, 12x, मतलब ये 12x का मान कितना है 180 डिग्री, 1x का मान लाना है तो 180 में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12 और यहाँ पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 पंज 60, तो x बराबर 15 डिग्री आया। मतलब जो दोनों समान कोण थे दोस्तों, बराबर कोण थे, वो x हमने माने थे, मतलब दोनों ही 15-15 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने, यदि a माइनस बी बराबर 8, a गुना b बराबर 9, तो a प्लस बी का मान बताना है। साथियों यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगा लीजिएगा, a प्लस बी का होल वर्ग है ना, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो a प्लस बी का मान आपको पता करना है, तो a प्लस बी का होल वर्ग ऐसा ही लिखेंगे माइनस a माइनस बी का होल वर्ग है, तो a माइनस बी का मान 8 दिया, तो 8 का हमें क्या करना, होल वर्ग करना, बराबर 4ab, 4 इंटू ए बी का मान 9 हमें दिया है, तो बिल्कुल ए बी लिखा, 9 चुक 36, 8 का वर्ग 64, माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64, बराबर में बच जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग। तो 64 में 36 को जोड़ा 100 बनेगा, इधर का वर्ग हटेगा तो इधर करनी लग जाएगी और ये a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, और वर्गमूल 100 से बाहर आएगा 10, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य दिया है 250 रुपए है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करेंगे। ये 10 का मूल्य दिया 250, तो एक का मूल्य लाने के लिए 250 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कटा, तो एक पुस्तक का मूल्य 25 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से 15 पुस्तक का मूल्य लाना है, तो एक पुस्तक के मूल्य 25 में गुना कर देंगे 15 का, तो 15 पन 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 रुपए याद रखना 15 पुस्तकों का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं और एफ बाएं छोर से 17वां है और आर बाएं छोर से 19वां। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी, तो देखो पंक्ति में एफ का तो दाएं छोर से स्थान बताया इधर से, है ना, कौन सा बताया 17वां, और दोस्तों ये कौन बैठा यहाँ पर एफ, और आर का बाएं छोर से स्थान बताया और वो बताया 19वां। अब साथियों जब ये बीच वाले लोगों को लाना होता है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से आपको क्या करना है, बायां साइड का रैंक और साथियों दायां साइड का रैंक दोनों को जोड़कर क्या करना है, घटा देना है बस, तो बीच वाले लोग आपके पास बच जाएंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या 24 है, इसमें से हमें है ना कितना घटा देते हैं 17, और उसके बाद में 19 को जोड़कर घटा देते हैं। तो साथियों 24 माइनस 9 7 16 का से कैरी 1 2 और 1 3 हो जाएगा 36, है ना, 17 और उसके बाद 19, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे, 17 19 तो 36 हुआ, और 36 में से 24 को घटाएं, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस प्रश्न में गड़बड़ है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो डेटा है दोस्तों ये गलत है ना। आपको क्या करना है, इतने मान लो यहाँ पर 34 मान ले, अगर यहाँ 24 की बजाय तो कितने हो जाएंगे 17 को और 19 को, 9 7 16 कैरी 1, और यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 और 36। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 46 मानना है। मैं आपको बता दूं यहाँ जो 24 लिखा इसकी जगह 46 मान लोगे अगर आप 46, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से इन दोनों का रैंक जोड़ के घटा देते हैं तो बीच वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। 46 माइनस 36 ये डेटा में गड़बड़ी है, तो बिल्कुल 10 बच जाएगा, जहाँ साथ ही इनके बीच में टोटल 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिन का रात से वही संबंध है जो ठंड का किससे होगा। तो साथियों दिन का रात से किस प्रकार संबंध है, तो आप कहेंगे सर विपरीत का, दिन का विपरीत रात होता है
तो ठंड का विपरीत होता है दोस्तों गर्मी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो वह राशि ज्ञात करना है। तो साथियों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, डी बराबर और पी ब्रैकेट में 1+r अपॉन 100 की पावर 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंस की जगह आपको लिखना है 200 बराबर पी फॉर मूलधन, मूलधन डिफरेंस मतलब अंतर है, 200 दिया है। पी फॉर मूलधन, मूलधन का मान अपने को लाना है और ब्रैकेट में 1+r, दर का मान अपने को दिया 10% बटे में 100, पूरे की पावर 2 हो जाएगी। ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 और 11/10। तो आपको क्या करना है, 200 बराबर पी गुना 11/10 और उसके बाद में गुना में 11/10 है ना। यहाँ 10 से कम 10 और 11, 10% रेट है तो 1+ नहीं है यहाँ पर, देखो फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ हुआ। r/100 है बस, r/100 की पावर 2 करना है। तो साथियों r का मान कितना था, 10 था ना, 10/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 का 2 बार गुना होगा बस। यहाँ 1/10 की पावर 2 है तो ये भाग का 10 इधर गुना में चला जाएगा, तो 200 के बाद में टोटल 2 जीरो और बढ़ के 4 जीरो हो जाएगी और मूलधन हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो देखो ये सीरीज कैसे चल रही है, 1 लिखा, 27 लिखा, उसके बाद में 125 लिखा, उसके बाद 343 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह। देखो अगली संख्या क्या आएगी, पहले आपको दिया है 1, 1 का क्यूब 1 होता है साथियों, 27 3 का क्यूब होता है और 125 आप कहेंगे सर 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है। साथियों अब किसकी बारी है, तो देखो 1 में 2 जोड़ा तो बिल्कुल 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो आप कहेंगे सर 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा तो आप कहेंगे सर 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा कितना, 9, और हमें 9 का क्यूब करना है और साथियों 9 का क्यूब होता है 729। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब ऐसा पैटर्न आता है तो साथियों ये जैसे 120 लिखा, 126 लिखा, 320 लिखा, इन छोटे नंबरों की सहायता से ये बनने वाले हैं। देखो बड़े नंबर कैसे बने, 6 गुना 5 गुना 4 करें तो आप कहेंगे 6 गुना 5 गुना 4 किया, 6 पंज 30 और 30 चूको 120, 120 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार देखो 6 गुना 7 गुना 3 करेंगे तो 6 गुना 7 गुना 3 किया तो ये गुना करने पर दोस्तों 126 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जो हमसे पूछा है 8 गुना 5 और एक संख्या x मान लो जो हमसे पूछी हो और इन सब का गुना करके 320 दिया है, ठीक ना। तो x का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, 320 और गुना का 8 गुना 5 इधर भाग में आ जाएगा, 8 से काटा 8 चुका 32 जीरो, 5 से काटा 5 8 40। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो एक शब्द दिया LAUGHTER, इसके अक्षरों का प्रयोग करके 4 में से 3 तो बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन चेक करें, जी, इस शब्द में जी है, आर आप कहेंगे सर आर भी है, यू तो यू भी दिया है, एन अगर मैं बात करूं दोस्तों एन की तो इस शब्द में एन नहीं है और यहाँ पर एन है, तो पहला ही ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यंजक में गणितीय चिन्हों को प्लस से भाग, देखो प्रश्न में बोला प्लस से किसको बदलना, भाग को, और माइनस से गुना, जी हाँ साथियों माइनस से गुना, और भाग से माइनस, अगर मैं आपसे कहूं भाग से क्या करना माइनस, और गुना से दोस्तों प्लस, गुना से प्लस, है ना, इनको बदल दिया जाए तो व्यंजक का मान बताना है। तो देखो 87 आगे लिखा गुना और गुना का मतलब आपको प्लस लगाना,
नया व्यंजक बनाना पहले, फिर लिखा 256, आपका लिखा प्लस, और प्लस का मतलब आपको भाग लगाना, फिर लिखा 16, और साथियों माइनस का मतलब आपको गुना लगाना, उसके बाद 77 लिखा, और भाग का मतलब प्रश्न में बताया कि माइनस, और 1359 फिर लिखना है। अब इसको बोर्ड मास से हल करेंगे, पहले भाग देंगे, 16 एकम 16, और 16 से ये कट जाएगा दोस्तों 16 बार 256, तो 87 यहाँ बचा प्लस। अब गुना कर लो, 16 गुना 77, 16 साथी 112 का 2 हासिल आया 11, 16 साथी 112 और 11 जोड़ देंगे तो 123, ठीक ना, 1232 और माइनस है यहाँ पर 1359। अब देखो क्या करना है, ये प्लस प्लस का जोड़ लो, 7 में 2 जोड़ा 9, 8 3 11 का एक हासिल एक आया, 2 1 3 हो जाएगा 1, 1319 में से आपको 1359 को घटा देना है। तो 1359 बड़ा है, मतलब उत्तर माइनस का आएगा, तो 1359 में से 19 को घटा दो तो 0, 5 में से गया 4, तो 40 माइनस का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखो ऐसे प्रश्न को करने के लिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए, ये कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, तो आपको बना लेना है अंकित मूल्य, छपा मूल्य। 100 का 20% 20 होता है, तो 120, 20 ज्यादा है मतलब 120, ठीक ना। वो इस पर छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, और आदमी जब लाभ कमाता है दोस्तों तो वो बेचता है वस्तु को, तो 10% लाभ। देखो 100 रुपए में खरीदी, और अगर वो 10% लाभ कमाएगा तो 110 रुपए में उसे बेचना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है छूट का प्रतिशत क्या है। तो साथियों छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, मतलब अंकित मूल्य 120 का सामान 110 में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर छूट आई 10 रुपए की, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो छूट बटे अंकित मूल्य 120 है, गुना में कर दो 100, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंगे 12, 2 से काटा 50, 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे 25, 25 में भाग देंगे 3 का, 3 आठे 24, एक बचा, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9, 8.33% इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दमदार प्रश्न आपके सामने, साथियों इसका मान निकाले। तो ऐसे प्रश्न को कभी भी दोस्तों ऊपर से नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला ये इतना पार्ट उठाना है। आप कहेंगे सर 1+1/5 को उठाया, तो 5 एकम 5 और एक कितना हुआ, 6/5 हुआ। अब साथियों ऊपर वाली संख्या उठाना 1, तो 1 बटे में आ चुका है 6/5। ऐसे में दोस्तों ये 5 1 के गुना में उलट जाएगा, तो 1 का गुना 5 से होगा तो 5/6 यहाँ बन जाएगा। इसी प्रकार आगे आना है, 1 प्लस लिखा, तो 1 प्लस उसके बाद में 5/6, 6 कम 6, 5 जोड़ा तो कितना 11/6 हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर ऊपर जाना है, तो ऊपर 1 मिला, तो 1 इसके बटे में 11/6, 6 का गुना फिर से 1 से हो जाएगा, तो 6 आएगा बटे में 11। अब साथियों फिर लास्ट बचा 1 प्लस, तो 1 प्लस को लिखा, और बाकी का आ चुका 6/11, तो यहाँ पर 11 एकम 11, 11 में 6 को जोड़ा तो 17/11। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बात करते अगले प्रश्न की। दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे। तो एक नल मानो ए था, ए 10 घंटे लेगा, और बी वाला नल था भरने के लिए 15 घंटे लेगा। तो 10 और 15 का दोस्तों लेना है एलसीएम। तो ये याद रखना उस हौज की क्षमता आपके पास आ जाएगी। तो 10-15 का एलसीएम साथियों 30 होता है, मतलब 30 यूनिट पानी उस हौज में आता है। 10 का भाग 30 में देंगे, 3 बार जाएगा, 10 तिया 30। तो ये नल ए का 1 घंटे का काम है, और नल बी का 1 घंटे का काम, 15 दूनी 30। अब दोनों एक साथ अगर खोले जाएंगे तो 3 यूनिट और 2 यूनिट जुड़ेगा, 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट वो 1 घंटे में भरेंगे। तो पूरा हौज यानी 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 5 में 30 का भाग देंगे तो 5 छके 30, 6 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था पूरा रियल वाला पेपर, बिल्कुल एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से इतना तो रोजाना आपको कर ही लेना है।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है अगर उतना भी कर लेंगे तो आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो रोजाना इस क्लास को जरूर देखना। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करिएगा, जहाँ पिछले पार्ट आपको मिल जाएंगे, उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और साथ ही इस क्लास का डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।